जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अमर स्टडी मित्र के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम लोग पिछले कुछ दिनों से जीएस सुधा बुक को पढ़ रहे थे और उसी के संदर्भ में आज हम लोग पहुँचे हैं मौर्य काल तक। ये हमारा आज का जो क्लास है ये मौर्य काल से संबंधित है। हम लोग आज के क्लास में मौर्य काल के बारे में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि ये क्लास जो है यूपी पुलिस, रेलवे, एसएससी और जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो हम लोग इसमें जो है प्रमुख मौर्य काल को आज हम लोग मौर्य काल को पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। तो हम लोगों ने इसके पहले बौद्ध धर्म, जैन धर्म, प्रमुख धर्म, इसके पहले हम लोगों ने एक प्रैक्टिस वीडियो के माध्यम से किया था। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लीजिए, ठीक है। अब मौर्य वंश के प्रमुख शासक के बारे में पढ़ेंगे। तो मौर्य वंश के प्रमुख शासक, तो पहला पॉइंट है मौर्य राजवंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के विजय की सूचना हमें गुप्त काल के एक लेखक विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस से मिलती है। विशाखदत्त की एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस, इसी से जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की जो जानकारी मिलती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद को चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया और उसके बाद मगध की गद्दी पर बैठता है और मौर्य साम्राज्य का जो है स्थापना करता है। इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये प्रमुख मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है कि जो है चंद्रगुप्त मौर्य ही मौर्य राजवंश का संस्थापक है, ठीक है। अब हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखेंगे और किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन व्यवस्था को चलाया और किस तरीके से उसकी शासन व्यवस्थाओं का उल्लेख मिलता है उसको हम लोग देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका टाइम पीरियड है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। एक यूनानी विद्वान प्लूटार्क कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना से संपूर्ण जम्बू द्वीप को रौंद डाला और निम्नलिखित स्वरूप में अपने साम्राज्य का निर्माण किया। जम्बू द्वीप इसे कहते हैं, प्राचीन काल में भारत को ही जम्बू द्वीप कहा जाता था। तो एक यूनानी विद्वान है प्लूटार्क हैं, जिनका कहना था कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख की सेना थी और उस 6 लाख की सेना से ही पूरे जम्बू द्वीप को, यानी पूरे जम्बू द्वीप में जैसे इसको अखंड भारत नहीं कहा जाता है, उसी को जम्बू द्वीप कहा जाता था, जिसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और ये सब तिब्बत वाला पूरा एरिया ये सब भारत के रूप में आता था। तो उसी को जम्बू द्वीप कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रथम चरण उसने सिंधु नदी व ब्यास नदी तक विस्तार किया। सिंधु नदी और ब्यास नदी आप लोग जानते ही होंगे। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। तो सिंधु नदी और ब्यास नदी तक उसने विस्तार किया था। फिर द्वितीय चरण में उसने घनानंद के साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। अतः पूर्व में उसकी सीमा बंगाल तक व दक्षिण में उसकी सीमा गोदावरी नदी तक पहुंच गई, ठीक है। नेक्स्ट है कि बंगाल में बोगरा जिले से प्राप्त महास्थान अभिलेख को चंद्रगुप्त मौर्य से ही जोड़ा जाता है, जो बंगाल विजय से संबंधित है। बंगाल विजय से संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो महास्थान अभिलेख, जो कि बोगरा से प्राप्त हुआ है, तो वो बंगाल विजय से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं तृतीय चरण में इसके क्या क्या, किस तरह से युद्ध शैलियाँ थी, क्या क्या कैसे युद्ध किया। तो तृतीय चरण 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस को पराजित करके काबुल, गांधार, बलूचिस्तान एवं हेरात पर कब्जा कर लिया, ठीक है। अतः उत्तर पश्चिम में मौर्य की पश्चिमी सीमा हिंदकुश श्रेणी तक पहुंच गई। बदले में सेल्यूकस को केवल 500 हाथी दिए एवं सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह, हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया। सेल्यूकस था, उसकी पुत्री हेलेना थी। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह जो था चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था, ठीक है। और सेल्यूकस को क्या मिला था? उसको 500 हाथी जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है चतुर्थ चरण के क्या थे? चतुर्थ चरण में गोदावरी नदी से दक्षिण की ओर कर्नाटक में ब्रह्मगिरी तक के भूभाग पर नियंत्रण किया। हालांकि इस संबंध में एक विवाद है कि 16वीं सदी का एक तिब्बती लामा तारानाथ इसका श्रेय उसके उत्तराधिकारी बिंदुसार को देता है। इसमें थोड़ा सा विवाद देखने को मिलता है कि जो तारानाथ थे, तिब्बती लामा विद्वान थे, तो उनका कहना है कि ये जो चतुर्थ चरण का है, जो यहाँ तक है तिब्बत विजय तक है, इसका जो उत्तराधिकारी, जो इनका उत्तराधिकारी था बिंदुसार था, उसको ये देते हैं कि इसका विजय का श्रेय जो है बिंदुसार को देते हैं। फिर यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की पुस्तक है एक इंडिका, उसको आप लोग याद रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में रहता था एवं इसने इंडिका नामक पुस्तक को लिपिबद्ध किया था, यानी इंडिका नामक पुस्तक का लेखन किया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पुष्यगुप्त वैश्व सौराष्ट्र में
चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था जिसने सुदर्शन झील का निर्माण किया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था, तो पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त जैन धर्म अपनाने के बाद अपने गुरु जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला में रहने लगा था। ठीक है, अगला है चंद्रगुप्त ने गोला में संन्यास लेकर संलेखना से शरीर त्याग कर दिया था। संलेखना विधि द्वारा उन्होंने अपनी शरीर का त्याग किया। अब अगला शासक आता है बिंदुसार। कौन है? बिंदुसार। बिंदुसार का टाइम पीरियड कितना है? 298 से 273 ईसा पूर्व। उसके दरबार में मिस्र का राजदूत डायमेकस और यूनान का राजदूत डायोनिसिस रहता था। ये क्वेश्चन बनता है, डायमेकस जो था और डायोनिसिस किसके दरबार में रहते थे, तो ये बिंदुसार के दरबार में रहते थे। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र एवं उत्तराधिकारी के रूप में 298 ईसा पूर्व मगध की सत्ता पर आरूढ़ हुए और अमित्रघात यानी कि शत्रु विनाशक की उपाधि धारण की। क्या? आमित्रघात या शत्रु विनाशक की उपाधि धारण की। नेक्स्ट बनता है पॉइंट, बिंदुसार को भद्रसार या मद्रसार एवं सिंहसेन के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए जिनका दमन उनके पुत्र सुसीम और अशोक ने किया था। किसने किया था? सुसीम और अशोक ने इसका दमन किया था। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला पॉइंट निकल के आता है कि सीरियाई शासक एंटियोकस प्रथम एवं बिंदुसार के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का वर्णन करते हुए यूनानी लेखक एथिनियस बताते हैं कि बिंदुसार ने सीरिया के शासक से 3 चीज़ों की मांग की थी। क्या था? तो सूखी अंजीर, अंगूरी मदिरा और दार्शनिक। ये 3 चीज़ों की मांग जो थी बिंदुसार ने जो था एंटियोकस प्रथम से ये 3 चीज़ों की मांग की थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जिसमें से सीरियाई शासक ने 2 चीज़ अंगूरी मदिरा और सूखी अंजीर तो भिजवा दी, लेकिन यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिकों को भेजने में असमर्थ जाहिर की। नेक्स्ट आता है कि फिर भी सीरियाई शासक के द्वारा डायमेकस नामक राजदूत मेगास्थनीज के उत्तराधिकारी के रूप में बिंदुसार के दरबार में भेजा गया। इसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में भेजा गया डायमेकस नामक राजदूत। नेक्स्ट आता है कि मिस्र का राजदूत डायोनिसिस एवं आजीवक संप्रदाय का ज्योतिष शास्त्री पिंगलरवत्स बिंदुसार की राजभाषा में ही थे। थोड़ा सा दोस्तों बाहर से आवाज़ आता है तो उसको आप लोग अवॉइड करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त की राजभाषा की भांति ही बिंदुसार की राजभाषा में भी प्रधानमंत्री दायित्व भी चाणक्य ही रहा। चंद्रगुप्त का भी प्रधानमंत्री का दायित्व चाणक्य ने उठाया था और बिंदुसार के भी तो चाणक्य ने उठाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है अशोक महान से। अशोक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इनका टाइम पीरियड है 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। कहा जाता है कि उज्जैन के राज्यपाल के पद पर निर्वहन करते हुए 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक मगध के सम्राट के रूप में हुआ था। नेक्स्ट आता है कि अशोक ने आरंभ में विस्तार की नीति जारी रखते हुए अपने शासन को 9वें वर्ष में उड़ीसा में कलिंग विजय की। फिर उसने विस्तार की नीति को छोड़ दिया और धम्म नीति के माध्यम से अपने साम्राज्य को स्थापित और संगठित करने का प्रयास किया। ठीक है, क्या कहा जाता है कि जैसे अशोक ने पहले विस्तार की नीति अपनाई, युद्ध किए और अपने साम्राज्य का विस्तार किया और 9 वर्ष में ही इन्होंने काफ़ी ज़्यादा साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। फिर उसके बाद उड़ीसा में कलिंग विजय की। कलिंग का युद्ध होता है, उसी में अशोक महान जो था विभिन्न तरीके से लोगों की मृत्यु को देखता है और वह जो है इस विस्तार नीति को छोड़ देता है और धम्म नीति के माध्यम से अपने साम्राज्य को स्थापित करने का प्रयास करता है और बौद्ध धर्म के शरण में चला जाता है। ठीक है, इस तरह से अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और अशोक के शिलालेखों एवं स्तंभ लेखों पर धम्म नीति का व्यापक वर्णन किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख है 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध के पश्चात का वर्णन है। फिर आता है कि इन्होंने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका धम्म प्रचार के लिए भेजा था। किस धर्म के? बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए इन्होंने अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को जो था कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। अब जो है अशोक के शासन में भेजे गए धर्म प्रचारक जो हैं ये एक बॉक्स के माध्यम से दिया गया है, अच्छे से आप लोग इसको देखेंगे। धर्म प्रचारक और स्थान, महेंद्र और संघमित्रा को उन्होंने श्रीलंका में भेजा था। महेंद्र कौन था? अशोक का पुत्र था और संघमित्रा जो थी वो अशोक की पुत्री थी। फिर महारक्षित था, इसको यवन देश में भेजा गया। महाधर्म रक्षित को अशोक ने महाराष्ट्र में भेजा।
मज्जिम को अशोक ने हिमालयवर्ती क्षेत्र में भेजा था और मज्जांती को जो थे कश्मीर तथा गांधार के क्षेत्र में भेजा था। ठीक है। इसके बाद महादेव को इन्होंने महिषमंडल यानी कि मैसूर में, जो कर्नाटक का भाग हुआ करता था, मैसूर में भेजा था और सोना तथा उत्तरा को सुवर्ण भूमि के में भेजा था। ठीक है। इस तरीके से इन्होंने अपने अनुयायियों को भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कुल 33 शिलालेख हैं, जिसमें 14 प्रमुख शिलालेख हैं, 2 कलिंग युद्ध शिलालेख हैं, 7 स्तंभ लेख हैं और कुछ लघु शिलालेखों के अलावा लघु स्तंभ शिलालेख भी हैं। टोटल कितने शिलालेख हैं? तो 33 शिलालेख हैं, जिसमें से 14 प्रमुख शिलालेख हैं और 2 कलिंग शिलालेख, 7 स्तंभ लेख। इस तरीके से टोटल 33 शिलालेख हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रमुख शिलालेख अफगानिस्तान में कांधार, उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा से लेकर उत्तराखंड, पश्चिम में गुजरात और महाराष्ट्र, पूर्व में ओडिशा और दक्षिण में कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में कुर्नूल जिले तक फैले हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है छोटे स्तंभ शिलालेख नेपाल के उत्तर में लुम्बिनी के पास पाए गए हैं। अगला है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। कब पढ़ा था? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम इसको पढ़ा था। उन्होंने शुरुआती शिलालेख और सिक्कों में प्रयोग या इस्तेमाल की गई ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को समझने का प्रयास किया। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अशोक के जो शिलालेख थे वो किस भाषा में थे, तो वो ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों में लिखे गए थे, जिसको सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। ठीक है। अगला है अशोक के 14 दीर्घ शिलालेख यानी कि बृहद शिलालेख जिसको कहा जाता है, विभिन्न लेखों का समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए हैं। ठीक है। उसको देखेंगे हम लोग, ये मैप है, मैप के माध्यम से। और इस तरीके से होते थे शिलालेख इस तरीके से, स्तंभ लेख और शिलालेख इस तरीके से देखने को मिले हैं। ठीक है। अब देखते हैं अशोक के द्वारा जो शिलालेख धम्म उपदेश दिए गए थे वो कौन कौन से। पहला एक धौली में शिलालेख प्राप्त होता है, या उड़ीसा राज्य में है, भुवनेश्वर जिला या खोर्धा जिला में स्थित है। नेक्स्ट है शाहबाजगढ़ी का, यह पाकिस्तान में है। मानसेहरा से एक प्राप्त हुआ था, यह पाकिस्तान के हजारा जिले में है। कालसी से, यह वर्तमान उत्तराखंड या देहरादून में है। जौगढ़ से, यह उड़ीसा के जौगढ़ में स्थित है। सोपरा का ये जो है यह महाराष्ट्र के पालघर में स्थित है। एराकुडी का यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। किरनाल का अभिलेख यह जो था काठियावाड़ जूनागढ़ के पास है गुजरात में। और कांधार या कंधार का शिलालेख ये अफगानिस्तान के प्रमुख शहरों एक शहर है। ठीक है। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनसे संबंधित तथ्य दिए गए हैं। तो पहला प्रमुख शिलालेख जो था यह जानवरों की बलि और उत्सव संग्रह की छुट्टियों का निषेध करता है। नेक्स्ट आता है दूसरा शिलालेख जो था ये सामाजिक कल्याण से संबंधित है, जैसे चिकित्सा, आवास, पेयजल, पेड़ आदि संबंधित वर्णन मिलते हैं। तीसरा शिलालेख ब्राह्मणों के प्रति उदारता का व्यवहार इसमें देखने को मिलता है। और चौथा प्रमुख शिलालेख जो था इसमें पशुओं की हत्या पर रोक, साथ ही साथ हिंसा एवं अशोभनीय व्यवहार का प्रतिबिंब देखने को मिलता है। पांचवा शिलालेख जो है ये पहली बार अपने शासन में 12 वर्षों में धम्म महामत्ता की नियुक्ति एवं उसके द्वारा धम्म का संदेश प्रसारित करना जो था ये 5वें शिलालेख में मिलता है। अब छठा शिलालेख देखते हैं। छठे शिलालेख में धम्म महामत्ताओं के लिए एक निर्देश है। उन्हें बताया गया है कि वे किसी भी समय राजा के पास कुछ भी प्रशासनिक सुझाव ला सकते हैं। शिलालेख का दूसरा हिस्सा अच्छे प्रशासन और सहज व्यवहार के लेन देन से संबंधित है। नेक्स्ट है सातवां प्रमुख शिलालेख सभी समुदायों के बीच सहिष्णुता के लिए अनुरोध का संदेश देता है। आठवां प्रमुख शिलालेख इसमें धम्म यात्राओं का आयोजन सम्राट द्वारा किया जाएगा। ठीक है। सम्राट द्वारा धम्म यात्राओं का आयोजन सम्राट द्वारा किया जाएगा। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष अशोक ने संबोधि की यात्रा कर धर्म यात्राओं का प्रारंभ किया। संबोधि मतलब बोध गया। ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति उचित बर्ताव करने का उपदेश दिया गया। धम्म यात्राएं सम्राट को साम्राज्य में विभिन्न वर्णों के लोगों से संपर्क करने की संभावना देती हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9वां शिलालेख है। इसमें क्या है? 9वें प्रमुख शिलालेख में तो इसमें दास एवं सेवकों के प्रति शिष्टता का व्यवहार, श्रमणों के प्रति उचित बर्ताव का उल्लेख किया गया। 10वां प्रमुख शिलालेख यह शिलालेख आत्म मंत्र मुग्धता एवं निंदनीय मानता है। आत्म मंत्र मुग्धता को निंदनीय मानता है। 11वां शिलालेख यह धम्म की नीति की विस्तारित व्याख्या एवं
बड़ों का सम्मान, मित्रों के प्रति उदारता का भाव देखने को मिलता है। 12वें शिलालेख में संप्रदायों के बीच सहिष्णुता को पुनः स्थापित करने का अपील है। और 13वें शिलालेख में यह शिलालेख अशोक की धम्म नीति को समझने में प्रमुख महत्व है। यह शिलालेख युद्ध की बजाय धम्म के द्वारा विजय की अपेक्षा करता है। अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है एवं सीमावर्ती राज्यों और 5 यूनानी राजाओं का उल्लेख भी मिलता है, जिन पर अशोक के अनुसार धम्म विजय करके जीत लिया था। ठीक है, 13वां शिलालेख इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि 13वां शिलालेख जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 14वां शिलालेख है, इसमें क्या था, इसमें अशोक की धम्म नीति का लिपिबद्धकरण एवं धम्म प्रशासक संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाओं का वर्णन मिलता है। ये कुछ अशोक के मौर्य काल से संबंधित कुछ चिन्ह मिलते हैं, अशोक स्तंभ मिलते हैं, शिलालेख मिलते हैं और इन चित्रों के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अशोक को प्राप्त उपाधि एवं स्रोत। तो अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है, जिसका ये स्रोत है दीपवंश और कांधार प्रमुख शिलालेख में ये देखने को मिलता है कि अशोक को प्रियदर्शी नामक उपाधि प्राप्त था। अशोक मौर्य, ये जूनागढ़ अभिलेख से लिखित मिलता है कि जूनागढ़ अभिलेख में अशोक को अशोक मौर्य के नाम से दिखाया गया है। अशोक वर्धन भी कहा गया है पुराणों में इनको। प्रियदर्श राजा मगध कहा गया है भारू बैराट में। और अशोक इनको मास्की के अभिलेख में कहा गया। देवा नाम प्रिय अशोक सम्राट ये गुर्जरा के अभिलेख में है। और सम्राट अशोक निट्टूर के अभिलेख में दिया गया है। सम्राट अशोक देवा नाम प्रिय उगदेगोलम के नाम उसमें दिया गया है। और प्रियदर्शी सम्राट ये बराबर की गुफाओं से देखने को मिलता है। ये याद रखेंगे कि देवा नाम प्रिय जो है ये अशोक से संबंधित है, प्रियदर्शी अशोक से संबंधित है और इस तरीके से इनको ये उपाधि मिली थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में देखेंगे किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था थी। तो राजा की स्थिति बुद्ध काल की तुलना में अधिक शक्तिशाली हुई। ठीक है, इसके निम्नलिखित उदाहरण हैं। मौर्य काल के राजकीय शक्ति का आधार धर्मशास्त्र के साथ साथ अर्थशास्त्र भी बन गया, जहाँ धर्मशास्त्र राजा से यह उम्मीद करता था कि वह पुराने कानूनों को लागू कराएं, वहीं अर्थशास्त्र से राजा नए प्रकार के आदेश जारी करने में सक्षम होता था। ठीक है, फिर देखने को मिलता है कि मौर्य शासक के द्वारा देव नाम प्रिय देवताओं के प्रिय उपाधि ली थी। किसने ली थी? मौर्य शासकों के द्वारा। ठीक है, अगला मिलता है कि इससे यह संकेत मिलता है कि प्रशासन में ब्राह्मण मध्यस्थों की भूमिका कम करके सीधे तौर पर देवताओं से संबंध होने का प्रयास किया गया। और अशोक ने अपने कलिंग अभिलेख में घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है, अर्थात उसने राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप पर बल देकर अपनी प्रजा के जीवन में हस्तक्षेप का अधिकार लिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ समाहर्ता, राजस्व निर्धारण, सन्निधाता, कोषाध्यक्ष, लेखपाल, राजकीय दस्तावेजकार और 27 अध्यक्षों का विवरण मिलता है। कुछ महत्वपूर्ण अध्यक्ष निम्नलिखित हैं। किससे? जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उससे ये देखने को मिलते हैं। 18 तीर्थ के उच्च श्रेणी के अधिकारी होते थे जो सीधे राजा को रिपोर्ट करते थे। किसको रिपोर्ट करते थे? सीधे राजा को रिपोर्ट करते थे। फिर 26 अध्यक्ष ये विशिष्ट विभागों के होते थे जो दैनिक शासन और प्रबंध कार्य संभालते थे। ठीक है, इस तरह से शासन व्यवस्था थी मौर्य काल की। फिर देखने को मिलता है कौटिल्य के अनुसार 18 तीर्थ या 18 उच्च अधिकारी कौन कौन से हैं। तो अमात्य जो होता था, जिसको पुरोहित या अमात्य कहते हैं, यह राजा का प्रधानमंत्री और मुख्य सलाहकार होता था और प्रशासन के समय कार्यों की निगरानी करता था। यही धर्माधिकारी की भूमिका भी निभाता था। ठीक है, ये होते थे अमात्य या पुरोहित। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि कभी कभी मिलाने का भी क्वेश्चन आ जाता है कि कथन एक कथन दो करके दिया रहता है, उसमें एक तरफ ये सब दिए रहेंगे और दूसरी तरफ इनका मिलान करने के लिए दिया रहेगा। तो इसको आप लोग अच्छे से देखिए और न समझ में आएगा तो कमेंट में करिएगा, तो हम उसको दोबारा से जब हम क्वेश्चन रिपीट करवाएंगे, क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व कराएंगे, तब हम वहाँ पर अच्छे से और समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है सम्मुख। सम्मुख या प्रसाता क्या कहते हैं? सम्मुख या प्रसाता राजा के व्यक्तिगत सचिव जैसा अधिकारी राजा की उपस्थिति में राजकीय आज्ञाओं के लेखन का कार्य करता था। नेक्स्ट आता है युवराज। राजा का उत्तराधिकारी होता था, यानी कि राजा का जो भी उत्तराधिकारी बनेगा उसको युवराज कहा जाता था। फिर अगला अधिकारी आता है सन्निधात्री। ये कोषागार का प्रमुख होता था, खजाने का लेखा जोखा रखता था। अगला है समाहर्ता। राजस्व अधिकारी है जो पूरे राज्य से कर वसूलने की जिम्मेदारी रखता था।
नेक्स्ट है सेनापति। सेनापति का काम होता था कि युद्ध विभाग का यह प्रमुख होता था और युद्ध से संबंधित ये जो भी काम होता था ये करता था। फिर आते हैं दुर्गपाल। दुर्गपाल ये राजकीय दुर्ग रक्षक का अध्यक्ष होता था। आटविक। आटविक जो है वन विभाग का प्रमुख अधिकारी होता है। नेक्स्ट है पाड़्याध्यक्ष या बाजार निरीक्षक, वस्तुओं की गुणवत्ता और मूल्य निर्धारण करता था। नेक्स्ट आता है अकर्ष। अकर्ष जो होता था ये वाणिज्य एवं व्यापार विभाग का प्रमुख होता था और व्यापारिक लेन देन की निगरानी करता था। नेक्स्ट है नागरक। नागरक जो होता था ये नगर व्यवस्था, सफाई, भवन निर्माण इत्यादि का निरीक्षक करता था। फिर आगे है अंतपाल। अंतपाल क्या करता था, ये राज्य की सीमाओं की रक्षा, सीमा सुरक्षा बल का प्रमुख होता था। ठीक है, बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल का प्रमुख होता था। दंडा पार्षद प्रदेष्टा जिसको कहते हैं, यह न्याय व्यवस्था और दंड प्रक्रिया का संचालन करता था। नेक्स्ट है व्यवहारिक जो था, ये दीवानी न्यायालय प्रमुख न्यायाधीश था। ठीक है, बलाध्यक्ष या जिसको नायक भी कहा जाता है, यह सेना का प्रमुख होता था और सभी सैन्य गतिविधियों की देखरेख करता था। फिर देखने को मिलता है कार्मातिक। ये कार्मातिक जो होता था ये उद्योगों एवं कारखानों का निरीक्षक करता था, उसका प्रमुख होता था। ठीक है, नेक्स्ट आता है दवारिक। दौरिक जो था ये राजमहलों की देखरेख करने वाला अधिकारी होता था। अंतर्वासनिक ये शाही परिवार के मामलों और आंतरिक दरबार की सुरक्षा पर नजर रखता था। इस तरीके से जो थे ये कुछ अधिकारी जो थे कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हम लोगों को देखने को मिलते हैं। फिर कौटिल्य के अनुसार फिर 26 अध्यक्ष की बात करते हैं जो विशेष कार्य या विशेष विभाग के लिए नियुक्त किए गए थे, वो निम्नलिखित है। सूनाध्यक्ष ये सुनारों का कार्य देखता था। सूनाध्यक्ष ये था बूचड़खाना अध्यक्ष था। देखिए, एक सूना अध्यक्ष है, एक सूना अध्यक्ष है, इसको ध्यान रखेंगे। सूनाध्यक्ष सुनारों का और सूना अध्यक्ष जो है ये बूचड़खाने का अध्यक्ष है। लोहाध्यक्ष ये लौहारों और धातु कर्मियों के कार्य का निरीक्षक करता था। काष्ठाध्यक्ष लकड़ी के कार्य, काष्ठ शिल्पकारों का नियंत्रण करता था। लवणाध्यक्ष ये था नमक के उत्पादन और वितरण पर नजर रखता था। फिर आता था पड़्याध्यक्ष, ये बाजार निरीक्षण करता था। गणिकाध्यक्ष ये गणिकाओं की देखरेख करने वाला अधिकारी होता था। आगे आते हैं आयाध्यक्ष। जो आयाध्यक्ष होता था ये आय और राजस्व की देखरेख करता था। धनाध्यक्ष ये मुद्रा व्यवस्था और सोने चांदी के विनिमय का निरीक्षण करता था। कोष्ठाध्यक्ष ये भंडारण और गोदामों की देखरेख करता था। अन्नाध्यक्ष ये अन्न और अनाज की व्यवस्था करता था। और सूराध्यक्ष ये मद्य निर्माण और बिक्री का निरीक्षण करता था। विविता अध्यक्ष ये वन क्षेत्र और वनों की संपत्ति का संचालन करता था। क्या करता था, संचालन करता था। इस तरीके से कुछ अध्यक्ष देखने को मिलते हैं। अभी और हैं, कुछ ज़्यादा ही अध्यक्ष देती हैं। सिंहाध्यक्ष या शाही पशुओं जैसे सिंह, चीते आदि के पालन पोषण। ग्रामाध्यक्ष गांव का प्रमुख अधिकारी। पथाध्यक्ष सड़कों की निगरानी, यात्रियों की सुरक्षा आदि का कार्य करता था। आड़ाध्यक्ष जंगलों की सुरक्षा, वहाँ के संसाधनों का उपयोग देखता था। आस्थानाध्यक्ष विश्राम स्थलों और अतिथि गृहों आदि देखरेख करता था। यात्राध्यक्ष यात्रियों की सुविधा और निगरानी का कार्य करता था। नेक्स्ट है शुल्काध्यक्ष, कर वसूलने या शुल्क के कार्य करता था। आगे देखते हैं मुद्राध्यक्ष देखने को मिलता है, मुद्रण और मुद्रा नियंत्रण करने के अधिकारी था। सैन्याध्यक्ष सेना के छोटे विभागों का निरीक्षण करता था। कारागृह अध्यक्ष जेल और बंदियों की निगरानी करता था। सीमाध्यक्ष सीमाओं की अधिकारी गतिविधियों का निरीक्षण करता था। और हाटाध्यक्ष जो था सोने चांदी की कारखानों का संचालन करता था। देवताध्यक्ष धार्मिक स्थानों का प्रमुख माना जाता था। मेगास्थनीज की इंडिका में एग्रोनोमोई अधिकारी और एस्ट्रोनोमोई की बात देखने को मिलती है। एग्रोनोमोई जो ग्रामीण अधिकारी था और एस्ट्रोनोमोगोई जो था ये नगर कमिश्नर या नगर अधिकारी था। ठीक है, ये देखने को मिलता है। यही तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और एस्ट्रोनोमोई इसको याद रखिएगा। और ये जो जितने भी अध्यक्ष ये ऊपर हम लोगों ने पढ़े हैं ये वाले, तो ये नाम से ही पता चल रहा है। जैसे शुल्काध्यक्ष, शुल्क से शुल्क की बात हो रही है, यानी कि शुल्क का कार्य करने वाला। मुद्रा अध्यक्ष, मुद्रा से मुद्रा का अधिकारी, तो ये नाम से ही पता चला। इसको आप लोग बना ले जाएंगे, लेकिन इस दोनों को आप लोग ज़्यादा याद रखेंगे, एस्ट्रोनोमोई और एग्रोनोमोई। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रांतीय प्रशासन की बात करें तो प्रांतीय प्रशासन जो था ये प्रशासन कुमार अथवा आर्यपुत्र के अधीन होता था। ठीक है, नेक्स्ट है जिला प्रशासन। युक्त लेखपाल या रज्जुक जो होता था ये भू राजस्व अधिकारी होता था। इसको याद रखेंगे। युक्त जो था इसको लेखपाल को युक्त कहा जाता था, और रज्जुक जो था ये भू राजस्व प्रशासन का अधिकारी था, इसको रज्जुक कहा जाता था। ठीक है, इस तरह के नाम देखने को मिलते हैं। ग्रामों का समूह, शोप और स्थानिक भू राजस्व शासन इस काल में आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में राज्य की भागीदारी रही है, जो बढ़ते हुए प्रशासनिक केंद्रीकरण को दर्शाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दी, और मौर्य वंश की 322 से 185 BC तक चली आ रही शक्तिशाली परंपरा का पतन हो गया।
किसने किया था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ जो था ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। इसकी हत्या जो थी पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दी गई और पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं मौर्य काल की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, किस तरह की आर्थिक व्यवस्था मौर्य काल में देखने को मिलती है। तो वार्ता अर्थव्यवस्था के प्रमुख 3 स्तंभों को कहा जाता था। कृषि, उद्योग और वाणिज्य एवं व्यापार को वार्ता कहा जाता है। कौटिल्य के अनुसार क्षेत्रक भूस्वामी, जबकि उपवास जो होता था ये काश्तकार को कहा जाता है। नेक्स्ट है द्वितीय नगरीकरण को भी सुदृढ़ किया, क्योंकि राज्य के कृषि शिल्पकार सक्रिय भूमिका निभाई थी। राज्य की अपनी भूमिका होती थी जिसे सीता भूमि कहा जाता था, तथा उसमें सीताध्यक्ष नामक अधिकारी के अंतर्गत खेती कराई जाती थी। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, सीताध्यक्ष नामक अधिकारी के द्वारा उसमें खेती कराई जाती थी। फिर नेक्स्ट है राज्य व्यापार में भी हिस्सा लेता था और राज्य वस्तुएं राज्यपण कहलाती थी। नेक्स्ट है कि राज्य काल में आंतरिक एवं बाह्य व्यापार दोनों प्रकार के थे तथा परिवहन हेतु जल एवं स्थल दोनों मार्गों का प्रयोग होता था। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो भी है जीके जीएस का सिलेबस बहुत ही बड़ा है। हम लोग कितना पढ़ें कितना ना पढ़ें ये डिसाइड करने में बहुत ही समस्या होती है। फिलहाल इस बुक में भी बहुत सारा कंटेंट दिया गया है, तो इसको भी अगर आप लोग एक बार पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे तो काफ़ी हद तक आप लोगों का चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए इस सीरीज को आप लोग पूरा देखिए, वीडियो को आप लोग पूरा देखते नहीं हैं। ठीक है, वीडियो पूरा देखिए और जो भी आप लोगों का सजेशन रहे, जो भी आप लोगों के क्वेश्चन रहे उसको आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से, कमेंट बॉक्स खुला रहता है, आप उसके माध्यम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अपना सजेशन भी दे सकते हैं, ताकि मैं अगले आने वाले वीडियो में उसके लिए कुछ बेहतर करूं और आपके क्वेश्चनों का जवाब भी दूं। ठीक है, और काफ़ी दोस्त ये भी पूछ रहे थे कि सर जो था स्टैटिक जीके की सीरीज़ आपने बंद कर दी, वो आगे की क्लासेज कब आएंगी? तो स्टैटिक जीके की जो सीरीज़ चल रही थी वो पीईटी के अकॉर्डिंग था। पीईटी में जो स्टैटिक जीके का सिलेबस था उसको हमने उस सीरीज़ के माध्यम से, स्टैटिक जीके के बुक के माध्यम से हमने कवर करा दिया था पूरा। सिर्फ क्या अंतर्राष्ट्रीय संगठन बचे थे, उसको हमने छोड़ा था कि जब एग्ज़ाम आएगा तो उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, और बाकी सब कवर करा दिया हूँ। अगर हाँ आप लोगों को उस स्टैटिक जीके का संपूर्ण सलूशन चाहिए, पूरा सलूशन चाहिए, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो देखेंगे टाइम मिलेगा तो उसका भी जो है हम लोग संपूर्ण रिवीजन करेंगे, पूरा कवर करेंगे उसको भी। ठीक है, आइए आगे। आगे है कि व्यापारिक जहाज़ों का निर्माण इस काल का प्रमुख उद्योग माना जाता था। ठीक है, व्यापार पर 3 प्रकार के शुल्क लगाए जाते थे, बाह्य, आर्थिक और अभ्यंतर। कौन कौन से? बाह्य, आदित्य और अभ्यंतर। बाह्य का मतलब होता है स्वदेशी वस्तुओं पर लगने वाला शुल्क, और आदित्य का मतलब होता था विदेशी वस्तुओं पर लगने वाला शुल्क, और अभ्यंतर का मतलब होता राजधानी के लिए जाने वाला शुल्क। ठीक है, इस तरीके से 3 तरह के शुल्क लगाए जाते थे। मौर्य काल की प्रमुख मुद्राएं थी, मुद्राओं से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो सोने से निर्मित मुद्राएं थी जो जिनको निष्क और सुवर्ण कहा जाता था, ये 2 मुद्राएं थी जो सोने से निर्मित थी। चांदी से निर्मित मुद्राएं पड़ और कारसाड़पड़, ये चांदी से निर्मित मुद्राएं थी, और तांबे से निर्मित मुद्राएं मासक और काकड़ी जो थे ये तांबे से निर्मित मुद्राएं थे। फिर देखते हैं मौर्य काल के प्रमुख व्यापारिक संगठन कौन कौन से हैं। तो श्रेणी जो था ये शिल्पियों का संगठन था, निगम जो था ये व्यापारियों का संगठन था, और संघ जो था ये महाजनों का संगठन था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। श्रेणी न्यायालय के प्रधान को महाश्रेष्ठी कहा जाता था, ये भी याद रखिएगा, श्रेणी न्यायालय के प्रधान को महाश्रेष्ठी कहा जाता था। इस तरीके से जो पॉइंट चीज़ें मैं बताता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। उसको अगर आप लोग नोट्स लेकर बैठे हैं तो उसको नोट कर लीजिए कीजिए। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। मौर्यकालीन स्थापत्य, कैसी कला शैली थी मौर्य काल में, किस किस तरह के कार्य किए गए थे। तो गैर ब्राह्मण पंथों द्वारा प्रेरित स्तंभ, ये पहला पॉइंट है, गैर ब्राह्मण पंथों द्वारा प्रेरित स्तंभ। इसमें दिया गया है कि अशोक के स्तंभ चुनार पत्थर द्वारा एकाश्म स्तंभ है। इसका प्रथम भाग यष्टि, दूसरा भाग गौद्रुम लाट यष्टि के अंत में उल्टा कमल, और उसके ऊपर एक चौकी एवं चौकी के ऊपर सामान्यतः पशु जैसे हाथी, सिंह, घोड़े, सांड आदि होते हैं। जैसे हम लोगों ने मौर्य स्तंभ देखा है, उसमें तो देखे होंगे, अभी ऊपर मैंने चित्र भी दिखाया था, उसमें क्या दिया था, एक उल्टा कमल था, उसके ऊपर एक चौकी थी, चौकी के ऊपर एक सिंह बैठा था या एक हाथी बैठा था। इस तरीके से जो थे इनके स्तंभ देखने को मिलते हैं। ठीक है,
फिर दिया है कि सारनाथ के अशोक स्तंभ की चौकी पर चक्र एवं ऊपर 4 सिंह एक दूसरे से पीठ सटाकर बैठे हैं, और इसी को हम लोगों ने अपनाया है। जो सारनाथ का अशोक स्तंभ है, जो राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में माना जाता है, तो यही अशोक स्तंभ है। ठीक है। फिर दिया गया भारत सरकार द्वारा इसी धर्म चक्र को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। फलक के नीचे मुंडकोपनिषद की पंक्ति सत्यमेव जयते, जो कि देवनागरी लिपि में लिखी हुई है, उसको भी लिखा गया है। ठीक है। इसी स्तंभ को लिया गया और कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को, और नीचे सत्यमेव जयते जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है। स्तूप की बात करते हैं कि इस काल में, मौर्य काल में किस तरह के स्तूप देखने को मिलते हैं। तो एक अर्धवृत्ताकार गुंबदाकार संरचना होती है जिसमें 100 अवशेषों को दफनाया जाता है। मतलब स्तूप जो होता था इसमें 100 शेष को या 100 को दफनाया जाता था, और ये अर्धवृत्ताकार गुंबदाकार जो थी इसकी संरचना हुई। बुद्ध की अस्थियों को विभिन्न स्तूपों में दफनाया गया। चैत्य जो है, ये चैत्य बौद्धों का पूजा गृह था। अधिकांश चैत्य पहाड़ों को काटकर बनाए गए थे। हालांकि ईंटों से निर्मित कुछ चैत्यों के उदाहरण मिलते हैं। चैत्य की बनावट प्रायः आयताकार होती थी, परंतु उसकी अंतिम भाग अर्धवृत्ताकार होता था। उसके केंद्र में एक स्तूप बनाया जाता था। स्तूप पर सूर्य का प्रकाश पड़ता रहे, इसके लिए गुफा की छत को घोड़े की नाल के आकार का काट दिया जाता था। इसे चैत्य खिड़की कहा जाता था। उदाहरण अजंता, नासिक और एलोरा की गुफाओं में इस तरह के देखने को मिलता है। फिर आता है बिहार, जैसे बौद्ध बिहार का नाम सुने होंगे आप लोग इस तरीके से। तो यह भिक्षुओं का निवास स्थल था जो कि प्रायः चैत्य के निकट बनाया जाता था। इस काल में बड़ी संख्या में बिहारों का निर्माण किया गया। वे संख्या में 100 से अधिक थे। कितने? 100 से अधिक बिहारों का निर्माण मौर्य काल में कराया गया। और बिहार क्या होता था? ये बौद्ध धर्म का जो भिक्षुओं का होता था, ये निवास स्थान होता था। तो इस तरह से हम लोगों ने आज मौर्य काल को अच्छे से पढ़ा। मौर्य काल के शासकों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और हम लोगों ने एक अच्छे से वीडियो के माध्यम से इसको हम लोगों ने समझा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।